कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 और उससे जुड़े संघ राज क्षेत्र विधि संशोधन बिल 2024 को बीते मंगलवार को लोकसभा के पटल पर पेश किया था। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष का कहना था कि ये सरकार का तानाशाही वाला कदम है, जबकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया था कि जब ये विधेयक कानून बनेगा तो राज्य को मिली शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। विपक्ष की मांग पर वोटिंग भी कराई गई। सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब ये विधेयक कैबिनेट की बैठक में आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे जेपीसी को सौंपने का समर्थन किया था। इस कमेटी में विस्तार से चर्चा हो सकती है, उसकी रिपोर्ट को कैबिनेट मंजूरी देगी, उसके बाद सदन में फिर इस बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ने सरकार की मांग को स्वीकार किया और इस विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया। स्पीकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों से जेपीसी के गठन के लिए पार्टी मेंबर्स के नाम मांगे थे और बुधवार शाम को 21 सदस्यों की कमेटी घोषित कर दी थी। जेपीसी की टीम अब सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा करेगी और उनके सुझाव लेगी। प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की कोशिश करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी। चूंकि सदन में बीजेपी की संख्या ज्यादा है, इसलिए संख्या बल के आधार पर बीजेपी सदस्यों को जेपीसी में ज्यादा जगह मिलेगी। जेपीसी के अलग अलग मेंबर्स अपनी राय देंगे। ये रिपोर्ट काफी मायने रखेगी। उसी आधार पर इस विधेयक का भविष्य निर्भर करेगा। हालांकि जेपीसी की सिफारिशें सलाहात्मक होती हैं, बाध्यकारी नहीं। सरकार इन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होती है, यानी सिफारिशों को मान सकती है या आंशिक रूप से स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। इससे पहले सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे। विधेयक के प्रमुख पहलुओं में इसके लाभ और देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया जाएगा। संभावित चुनौतियों का समाधान भी किया जाएगा और विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित किया जाएगा। बार बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के बारे में भी बताया जाएगा। सरकार चाहती है कि इस विधेयक को लेकर व्यापक समर्थन हासिल किया जाए। वहीं जेपीसी की सिफारिशें मिलने के बाद एनडीए सरकार की अगली चुनौती इसे संसद से पास कराने की होगी। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देनी होगी। यदि विधेयक सदन में पेश होता है तो बहस के बाद मतदान होगा। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। दरअसल मंत्री या विधेयक का प्रस्तावक बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करता है। स्पीकर या सभापति इसे पेश करने की अनुमति देते हैं। संशोधनों के बाद पूरे विधेयक पर मतदान होता है। नए सदन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन और पर्ची से भी वोट देने की सुविधा है। यदि विधेयक को सदन में बहुमत प्राप्त होता है तो यह पारित हो जाता है। पारित विधेयक को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भेजा जाता है। वहां भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मतदान होने के बाद बहुमत की अंतिम मुहर लगेगी। ये बिल संविधान संशोधन है, इसलिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। हालांकि सभी राज्यसभा में 237 सदस्य हैं, इसलिए 2/3 सदस्य 158 का बहुमत जरूरी है। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा में इस बिल को पास करवाना बेहद जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे।
अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, बीजेपी के पास 240 सदस्य हैं, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के 5, जनसेना, जेडीएस और आरएलडी के 2-2 के सांसद हैं। आजसू, अपना दल यानी कि सोनेलाल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और एनसीपी का 1-1 सांसद है। वहीं राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 158 वोट की जरूरत होगी। राज्यसभा में एनडीए की 112 सीटें हैं, 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं, यानी 118 सदस्य एनडीए खेमे में देखने को मिल सकते हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 98 सदस्य हैं, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी, जेडीएस, राष्ट्रीय लोकदल, शिवसेना, आरपीआई का 1-1 सदस्य है। हालांकि वाईएसआरसीपी, बसपा, बीजेडी जैसे दल भी ओएनओई के समर्थन में है। बीआरएस भी इस विधेयक का समर्थन कर सकती है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के लोकसभा में 4 सांसद हैं और राज्यसभा में 8 मेंबर हैं। बीजेडी के राज्यसभा में 7 और बीआरएस के 4 सदस्य हैं। बसपा का राज्यसभा में 1 मेंबर है, यानी बीजेपी को राज्यसभा में 20 और लोकसभा में 4 गैर एनडीए सदस्यों का समर्थन मिल सकता है। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। विधेयक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए अनुच्छेद 82A जोड़ा गया है। ऐसे में सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर यह अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। जैसे अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं, तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से कैसे सरकारी खजाना भरेगा। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं। यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन में अपना वोट डालें। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार के दावों को देखते हैं। सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का कामकाज आसान हो जाएगा। देश में बार बार चुनाव होने से काम अटकता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे परियोजनाओं में देरी हो जाती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से सरकार नीति निर्माण और उसके अमल पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि एक बार चुनाव कराने से लागत कम होगी और संसाधन भी कम लगेंगे, जो पैसे बचेंगे और देश के विकास में खर्च किए जा सकेंगे। रिपोर्ट की माने तो भारत में 1952 से 2023 तक प्रतिवर्ष औसतन 6 चुनाव हुए। यहाँ आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए बार बार होने वाले चुनावों का है। वहीं अगर स्थानीय चुनावों को शामिल कर लिया जाए तो प्रतिवर्ष चुनावों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। तर्क है कि एक साथ चुनाव से खासकर विधानसभा चुनावों में सरकार, उम्मीदवारों और पार्टियों अलग अलग खर्चा होता है, वो सब कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव कराने से वोटर्स के रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट तैयार करने का काम भी काफी आसान हो जाएगा। एक ही बार में ठीक से इस काम को अंजाम दे दिया जा सकेगा। कम चुनाव होने से राज्यों पर भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्ष का अपना तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि भारत एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने में कई चुनौतियां और खामियां हैं। खासकर तर्क है कि भारत जैसे विशाल देश में ये संभव नहीं है, क्योंकि हर राज्य की अलग चुनौतियों और उसके मुद्दे हैं। एक साथ चुनाव से वो प्रभावित होंगे। वहीं सांस्कृतिक तौर पर भी ये असंभव है। एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उजागर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वे पैसे और चुनावी रणनीतियों के मामले में राष्ट्रीय पार्टियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पास भी सीमित संसाधन है, जबकि सामने राष्ट्रीय दलों के संसाधन होने की वजह से वो हावी हो सकते हैं। देश में एक साथ चुनाव होने से सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। दावा है कि इससे जो पैसा बचेगा
वह इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की जीडीपी भी 1 से 1.5% बढ़ सकती है। अगर चुनावी खर्च की बात की जाए तो इसकी मुद्रा फीसदी सूचकांक के आधार पर तय होती है। बीते वर्षों में सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर खर्च की सीमा तय की जाती है। देश में आजादी के बाद 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक 1951 में कुल 17.32 करोड़ मतदाता थे, जो साल 2019 में बढ़कर 91.2 करोड़ हो गए थे। आयोग के मुताबिक 2024 के चुनाव में 98 करोड़ मतदाताओं के नाम लिस्ट में थे। मोदी सरकार पहली बार 2014 में सत्ता में आई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव को कराने में करीब 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इससे पहले 2009 लोकसभा चुनाव में 1,114.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2009 के मुकाबले में 2014 में चुनावी खर्च करीब 3 गुना बढ़ गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च करीब 6,600 करोड़ रुपए रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वोट के लिए खर्च का हिसाब निकालें तो पता चलता है कि देश में पहली बार जब 1951 में आम चुनाव हुए थे तब करीब 17 करोड़ वोटर्स ने भाग लिया था। उस वक्त हर एक मतदाता पर 60 पैसे का खर्च आया था, जबकि इस चुनाव में कुल 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 6,600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि कुल मतदाता की संख्या करीब 91.2 करोड़ थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यह खर्च बढ़कर 72 रुपए प्रति वोटर पहुंच गया था। साल 2014 के चुनाव में प्रति मतदाता खर्च करीब 46 रुपए था। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में 17 रुपए प्रति वोटर और 2004 के चुनाव में 12 रुपए प्रति वोटर खर्च आया था। देश में सबसे कम खर्च वाला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। तब चुनाव आयोग ने सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी हर एक मतदाता तब चुनाव खर्च सिर्फ 30 पैसे आया था। चुनाव खर्च के हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में एक उम्मीदवार को अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता था। फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए ये रकम प्रति उम्मीदवार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए निर्धारित है। देश के पहले यानी 1951 में एक उम्मीदवार अधिकतम 25,000 रुपए तक खर्च कर सकता था। हालांकि ताजा मुद्दे में देश में एक साथ चुनाव कराने का है। अक्टूबर 1979 में कानून और व्यवस्था मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की पूरी लागत वहन करती है। इसी तरह राज्य विधानसभा चुनावों का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करती है। हालांकि राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो लागत राज्य और केंद्र के बीच समान रूप से साझा की जाती है। ईजी ने 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में 50% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके लिए लगभग 7 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए देश भर में 800 अतिरिक्त गोदामों की भी जरूरत होगी। भारत की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। अगर दूसरे देशों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव हर 5 साल पर एक साथ होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनाव हर 4 साल पर एक साथ होते हैं। वहीं इंग्लैंड में भी कानून 2011 के तहत चुनाव का एक निश्चित कार्यक्रम है। जर्मनी और जापान में एक साथ पहले पीएम का सिलेक्शन होता है, फिर बाकी चुनाव होते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव साथ में होते हैं। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्रेस 24/7।